तो नमस्कार दोस्तों, परमाच केसन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। सभी प्रश्नों को याद रखिएगा, PYQ प्रश्न पे आधारित बनाए गए हैं। तो सभी लोग क्या करिएगा, हर एक प्रश्न को समझ के उत्तर देने का प्रयास करिएगा। तो पहला हमारा देखिए क्या करा है यहाँ पे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति डैश के अध्ययन की वकालत करता है। कह रहा है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये किस अध्ययन की वकालत करता है। तो पहला हमारा देखिए कह रहा है कि संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, आधुनिक भाषाएं में। और यहाँ पे देखिए त्रिभाषा की बात कर रहा है, याद रखिएगा त्रिभाषा ही सूत्री का बात कर रहा है जिसमें सभी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। और यहाँ पे दूसरा हमारा कह रहा है कि मातृभाषा अंग्रेजी भाषा, राज्य की भाषा संस्कृत, पाली, प्रकृत जनजाति, छोटे छोटे समुदाय में बोली जाने वाली भाषाएं। और नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कर रहा है तीसरा, समूची विद्यालय में शिक्षा में अंग्रेजी का अध्ययन। और यहाँ पे चौथा कर रहा है मातृभाषा होनी चाहिए, घर की भाषा होनी चाहिए, शास्त्रीय भाषा होनी चाहिए, आधुनिक भाषाएं और यहाँ पे विदेशी भाषा। यानी यही त्रिभाषाई में होता है। मातृ की भाषा होगी त्रिभाषा में, वहाँ पे घर की भाषा यानी आपके समाज में जो बोली जा रही है, शास्त्रीय भाषाएं भी होनी चाहिए, आधुनिक भाषाएं और यहाँ पे विदेशी भाषाएं। इसको शामिल किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। दूसरा ये कह रहा है हमारा कि एक बच्ची अपने माता पिता के साथ बिहार से मुंबई गई। मतलब एक लड़की है जिसका जन्म बिहार में हुआ है और वो अपने माता पिता के साथ गई है कहाँ, मुंबई। वह विद्यालय में अपने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी सीखती है। मतलब जहाँ वो पढ़ रही है वहाँ पे क्या है, हिंदी भी सीख रही है, संस्कृत भी सीख रही है, अंग्रेजी भी सीख रही है तथा अपने पड़ोस में, याद रखिएगा अपने अगल बगल और विद्यालय में अपने मित्रों के साथ मराठी। देखिए विद्यालय जो हुआ वहां पे सीख रही तो प्रयासपूर्ण हुआ, लेकिन अपने आस पड़ोस में अगर सीख रही है तो ये जो होगा आपका अर्जन के साथ होगा, क्योंकि अर्जन और अधिगम दोनों को मिला दिया गया है तो आप महत्व अर्जन को ही देंगे। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, आप मराठी सीखने के किस रूप में वर्णित करते हैं। तो भाषा अर्जन के यानी बिना प्रयासपूर्ण के, दूसरा भाषा अधिगम के प्रयास के द्वारा, और यहाँ पे सहारा देना इसकी फोल्डिंग की बात कर रहा है, और यहाँ पे परिकल्पना निवेश मतलब क्या है, अपने तर्क के आधार पर सोच रही है। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पे अगर पास पड़ोस दिया है, अपने पास पड़ोस दिया है तो पहले हम अर्जन को महत्व देंगे। तो हमारा राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। जितने लोगों का पहला है एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा देख लेते हैं क्या करा है। करा है कि किसी विद्यालय को एक पाठ्य सामग्री पढ़ाते समय कुछ संकेत मिलते हैं जो उसे अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया में मदद करते हैं। इस रूप में आप क्या करेंगे, यहाँ पे किस रूप में आप जानेंगे। पहला कर रहा है कि सरसरी दृष्टि से पढ़ना यानी जल्दी जल्दी की बात कर रहा है। दूसरा हमारा कर रहा है बारीकी से पढ़ना यानी ध्यान पूर्वक की बात कर रहा है। और यहाँ पे कर रहा है अर्थगत संकेत की बात कर रहा है। और यहाँ पे चौथा कर रहा है कि सूत्र। सूत्र जो होगा आपका नियम से चलेगा, याद रखिएगा, और ये जाएगा आपके 6 से 8 तक की कक्षाओं में। याद रखिएगा ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। सरसरी मतलब जल्दी जल्दी पढ़ने की बात कर रहा है, ठीक है, ये भी ऑप्शन गलत है। बचा आपका दो ठे। तो याद रखिएगा यहाँ पे देखिए कह रहा है कि किसी विद्यार्थी पाठ्य सामग्री को पढ़ते समय संकेत मिल रहे हैं, संकेत मिल रहे हैं तो अर्थगत संकेत जाएगा। राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के। जितने लोगों का तीसरा है एकदम करेक्ट होगा। चौथे प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। चौथा देख लीजिए क्या कर रहा है कि श्रवण की किस प्रक्रिया के मुख्य विचार समझना, अनुमान लगाना, निष्कर्ष आरेखित करना, सारांश निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पहला कर रहा है कि ऊर्ध्वोन्मुखी यानी बॉटम अप श्रवण प्रक्रिया। दूसरा कर रहा है कि सूचना के लिए श्रवण। तीसरा कर रहा है कि अधोमुखी यानी टॉप बटन श्रवण प्रक्रिया। और चौथा कर रहा है कि सूचनात्मक श्रवण कौशल। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथे का किसके साथ जाएगा, चौथे का। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, याद रखिएगा कर रहा है मुख्य विचार समझने की बात कर रहा है, अनुमान लगाने की बात कर रहा है, निष्कर्ष, इन तीनों की बात कर रहा है। तो आप टॉप डाउन पे जाएंगे यानी अधोमुखी, यानी आप अधिक लेवल पे सोचने का प्रयास करेंगे। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। जितने लोगों का तीसरा आया है चौथे का एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि यहाँ पे संज्ञाएं, क्रियाएं, विशेषण, क्रिया विशेषण डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पहला करा है विषय वस्तु के शब्द के, एकदम राइट आंसर होगा पहला ही। दूसरा करा है क्रिया शब्द के, नहीं क्रिया नहीं, संज्ञाएं और क्रियाएं और विशेषण की बात कर रहा है, और क्रिया विशेषण की बात कर रहा है। तो आपका राइट आंसर जाएगा विषय वस्तु शब्द के अंतर्गत ही आएगा। तो राइट आंसर जितने लोगों का आया पहला एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे।
देखिए, आज का टारगेट 18 में से आप लोगों को सही करना है कम से कम 12 प्रश्नों की, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या करा है छठे का ये करा कि संरचनाओं के बारे में ज्ञान तथा इसे सीमित अभ्यास द्वारा वर्णित क्रियान्वित करना क्या कहलाता है। तो पहला करा है कि कार्यविधि ज्ञान, दूसरा करा है कि घोषणात्मक, तीसरा करा है कि व्याकरण अनुवाद प्रक्रिया, चौथा करा है कि भाषाई क्रियाएं। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? छठे का। तो छठे का देखिए किसके साथ जाएगा? यहाँ पे देखिए क्या है कि ज्ञान की बात किया है, सीमित अभ्यास की बात किया है, यहाँ पे सीमित अभ्यास के द्वारा वर्णित करने की बात कर रहा है, क्रियान्वित की बात कर रहा है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के घोषणात्मक, यानी क्या कर रहा है? दूसरे के द्वारा यहाँ पे बोलने का अभ्यास करा रहा है। तो राइट आंसर जितने लोगों का यहाँ पे दूसरा एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे। सातवां प्रश्न देख लेते हैं क्या करा है। देखिए सातवां का ये करा है कि प्राकृतिक भाषा में संदर्भ से पठन सामग्री का स्रोत डैश है। पहला करा है कि बनावटी, दूसरा करा है कि साहित्यिक, और तीसरा करा है कि पाठ्य पुस्तक और लेखकों द्वारा विकसित पाठन सामग्री, और चौथा करा है कि प्रमाणिक पठन सामग्री। तो राइट आंसर यहाँ पे सातवें का किसके साथ जाएगा? देखिए यहाँ पे प्राकृतिक भाषा की बात किया है, पठन सामग्री की बात किया है, स्रोत की बात किया है, तो ये प्रमाणिक के साथ जाएगा। जितने लोगों का आया चौथा एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे आठवें प्रश्न पे। आठवां प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा आकलन के बारे में सही है, यानी जो भाषा आकलन है उसके बारे में। तो पहला हमारा करा है कि शिक्षार्थियों की उपलब्धि, दूसरा करा है कि शिक्षार्थियों के व्याकरणिक ज्ञान का आकलन करना, तीसरा करा है कि शिक्षार्थियों की भाषाई निपुणता में आकलन करना, चौथा करा है कि यह पता लगाना कि शिक्षार्थियों को क्या नहीं आता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आठवें का किसके साथ जाएगा? तो देखिए इसका आठवें का जो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे शिक्षार्थियों की भाषाई निपुणता का आकलन करना, कितना वो सीखे हैं। ठीक, आकलन का मतलब ये होता है कि बालक ने क्या ग्रहण किया, क्या सीखा और किस प्रकार से सीखा। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नवे प्रश्न पे। नवा प्रश्न हमारा करा कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा कक्षा की त्रुटियों के विषय में सही है। तो पहला करा है त्रुटियां शिक्षार्थियों के एक शिक्षक दोनों के लिए सीखने के लिए एक प्रतिपुष्टि करता है, और दूसरा करा है शिक्षार्थियां जब भाषा का प्रयोग करते हैं तब वे तभी त्रुटियों को सुधारना चाहते हैं, और तीसरा करा हमारा शिक्षार्थियां केवल, देखिए केवल शब्द जहां पर आए याद रखिएगा वो ऑप्शन आपका गलत होगा, तो केवल वाला शब्द आपका गलत हो गया। और चौथा करा है हमारा यहाँ पे त्रुटियां द्वितीय भाषा प्रथम भाषा नहीं है। त्रुटियां जो करता है तो बालक कुछ ना कुछ सीखता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। विद्या यहाँ पे करा शिक्षार्थी जब भाषा का प्रयोग करते हैं तभी तभी कहाँ कर पाते हैं, उसके बाद करते हैं। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे। 10वां देखिए हमारा करा कि एक भाषा शिक्षक सामाजिक विज्ञान के साथियों के साथ मिलकर भाषा सांस्कृतिक विविधता पर पद्धति कार्य देता है, मतलब गृह कार्य देता है। शिक्षार्थियों को इस विषय पर रिपोर्ट लिखने के लिए, पोस्टर तैयार करने के लिए सामाजिक विज्ञान की पुस्तक का इतिहास, भूगोल, सांस्कृतिक, संस्कृत, राजनीति से संबंधित पुस्तकें, दस्तावेजों को पढ़ना है। भाषा अधिगम में यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो पहला करा कि सामाजिक विज्ञान में भाषा, दूसरा करा कि सामाजिक विज्ञान का प्रदत्त कार्य, तीसरा करा कि सूची पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या में भाषा, और चौथा करा कि भाषा लेखन का विचार। तो 10वें का राइट आंसर किसके साथ जाएगा? यहाँ पे देखिए वो ये क्या कर रहा है वहाँ पे, ये करा पदत्त कार्य को करने के लिए वो क्या कर रहा है, सामाजिक विज्ञान की भी तैयार कर रहा है पुस्तक, और इतिहास की भी, भूगोल की भी, संस्कृत और राजनीति की। तो इसका राइट आंसर जाएगा समुचित पाठ्यक्रम पाठचर्या पर भाषा विचार का यहाँ पे लेखन करना, दस्तावेज तैयार कर रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे। 11 का करा है एक शिक्षार्थी नए व्याकरणीय रूपों को सीखते समय पहले सीखे हुए व्याकरणिक नियमों के आधार बनाता है इस अधिगम तकनीक को क्या कहा जाएगा? कह रहा है कि एक शिक्षार्थी नए व्याकरण मतलब नए तरीकों का व्याकरण का लिखते समय क्या करता है, कुछ व्याकरण नियमों को आधार बनाता है, किस प्रकार से लिखना चाहिए उस नियम को के आधार पर चलता है, इस अधिगम को क्या कहा जाएगा? तो पहला हमारा करा है संज्ञानात्मक युक्तियां, दूसरा करा है मेटाकाग्निटिव युक्तियां यानी पारासंज्ञानात्मक त्रुटियां युक्तियां, और यहाँ पे तीसरा करा है कि आकृतिक आधारित अधिगम, चौथा करा है कि सहयोगात्मक अधिगम। तो राइट आंसर यहाँ पे 11वें का किसके साथ जाएगा? देखिए किसी की सहायता से तो बना नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है, नियमों के आधार पर चल रहा है। और तीसरा करा आकृतियों आधारित अधिगम, आकृतियों के नहीं नियम के आधार पर चल रहा है। तो मेटाग्नेटिव युक्तियां की संज्ञानात्मक युक्तियों नहीं, ये भी नहीं होगा, संज्ञानात्मक युक्तियां होंगी, याद रखिएगा। राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे। देखिए 12 का ये करा है कि एक शिक्षार्थी सीमित समझ के साथ एक पठन सामग्री पढ़ जाती है, वो पठन सामग्री के बहुत अच्छी तरह पढ़ जाती है,
यानी पढ़ पाती है। वह यहाँ पे करा अवबोधन कार्य को पढ़ते समय बड़े भाई की सहायता से करती है, यानी किसी दूसरे की सहायता से करती है। शिक्षण अधिगम की ये अभ्यास किसके साथ कहलाएगा, यानी क्या कहलाएगा? तो पहला हमारा देखिए क्या कर रहा है, कोचिंग यानी ट्यूशन की बात कर रहा है, प्रशिक्षण की बात कर रहा है, यहाँ पे प्रशिक्षण की बात कर रहा है। ये ऑप्शन गलत है। ट्यूरिंग की बात कर रहा है, यानी कहीं भ्रमण पे नहीं, सहारा लेना। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा, क्योंकि वो किसी की सहायता से पढ़ रही है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा इस यहाँ पे तीसरे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे। 13वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है। 13वां प्रश्न ये कर रहा है कि वह कार्य जो शिक्षार्थी को शब्दों की आकृतियों से जुड़ने, अर्थ निकालने, प्रयोग करने की सहायता करता है, क्या करा था? पहला करा कि व्याकरण सीखने के संप्रेषणात्मक कार्य, दूसरा करा हमारा अर्थ ग्रहण करने की भाषा सीखने के कार्य, और तीसरा करा व्याकरण सीखने के संज्ञानात्मक कार्य, और यहाँ पे चौथा करा है कि कार्यविधिक व्याकरण यहाँ पे सीखना। तो राइट आंसर यहाँ पे 13वें का किसके साथ जाएगा? तो जल्दी से कमेंट करिए इसका। तो देखिए इसका राइट आंसर जाएगा पहले का जाएगा व्याकरण सीखने के संप्रेषणात्मक कार्य, संप्रेषणात्मक कार्य होगा, यानी किसी के भेजने के द्वारा है। याद रखिएगा संप्रेषण मित्र होता है अपने बातों को किसी के समझ से रखना, और जिस माध्यम से रख रहे हैं उसे संप्रेषण कहा जाता है, संवेग कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे चौथा। पहले आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे। चौथा देखिए हमारा करा कि 14वां का निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण सीखने की यहाँ पे संचेतनात्मक वृद्धि करने की रणनीति है? तो पहला करा है कि व्याकरणीय इकाई को नियम की तरह प्रस्तुत करने के पृथक प्रयोगों को बार बार अभ्यास, देखिए बार बार रिपीट करने की बात कर रहा है, याद रखिएगा। तो रिपीट करना ये आपका गलत होगा। दूसरा हमारा करा कि व्याकरण भाषा को संदर्भ प्रस्तुत करना, शिक्षार्थियों के संज्ञान में लाना, प्रयोग करना, योग्य बनाना, उसके बाद में उसका ध्यान उसके नियमों की ओर लाना। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। जितने लोगों का दूसरा एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं 15वें प्रश्न पे। 15 का देख लेते हैं क्या करा है। करा है कि अधिगम के सिद्धांत के रूप में रचनावादी का विश्वास क्या है? तो पहला करा है कि बच्चे कक्षा कक्ष शिक्षण के माध्यम से नवीन यानी नई तकनीकों का यहाँ पे बात कर रहा है। तो ये भी देखिए दूसरा हमारा करा है कि भाषा संरचनात्मक अभ्यास के द्वारा सीखी जाती है। देखिए यहाँ पे करा है कि अभ्यास द्वारा यानी सीखी जाती है, और यहाँ पे तीसरा करा कि सभी विद्यार्थी एक तरह के से सीखते हैं, और चौथा करा है कि बच्चे अपने पूर्व ज्ञान के जोड़ कर सीखते हैं। एकदम राइट आंसर होगा। जो भी बालक होगा याद रखिएगा 1 से 5 तक का बालक वो अपने पूर्व ज्ञान के साथ आते हैं, और अपने ज्ञान के साथ आते हैं तो उसी के माध्यम बना के सीखते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ कर सीखते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 16वें प्रश्न पे। 16 का देखिए क्या करा कि छोटे बच्चे के लिए पाठ योजना बनाते समय अध्यापक समग्र भौतिक प्रक्रियाएं विधि पर ध्यान केंद्रित करने के निर्णय लिया। पाठ में समग्र भौतिक प्रक्रियाएं शामिल करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? पहला करा कि गतिविधि न करवाए, प्रश्न पूछे जाए, उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित किए जाए। देखिए याद रखिएगा पहली बात तो गतिविधि नहीं कराएंगे तो बालक उब जाएगा, इतना याद रखिएगा। खेल खेल में सिखाने का कार्य हो, यहाँ तक तो आपका गलत है, लेकिन ये सब सही है, ये ऑप्शन आपका गलत होगा, याद रखिएगा। दूसरा हमारा कार्य है कक्षा में कुछ शारीरिक गतिविधियां करनी चाहिए, एकदम सही है। राइट आंसर यही जाएगा, गतिविधियां करानी चाहिए। राइट आंसर हमारा जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 17वें प्रश्न पे। 17 का देखिए हमारा क्या कर रहा है, व्याकरण सिखाने के कौन सा उपागम इस मत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा अधिगम नियमों से सीखे जाते हैं? पहला करा व्याकरण अनुवाद, दूसरा करा हमारा निगमनात्मक, तीसरा करा है कि आगमनात्मक, और चौथा करा है संप्रेषणात्मक। तो राइट आंसर यहाँ पे 17 किसके साथ जाएगा? देखिए व्याकरण की बात कहा है तो व्याकरण हमेशा नियम के साथ चलेगा। जितने लोगों का यहाँ पे आया है निगमनात्मक एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आज की क्लास का लास्ट प्रश्न 18वां है। कह रहा है कि एक अध्यापक कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मुक्त लेखन कार्य देने की योजना बना रहा है। अधिकांश अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से किस बात को ध्यान दिया जाएगा, केंद्रित करना होगा? तो पहला करा शिक्षार्थियों की लिखावट पर, दूसरा करा विषय वस्तु के यहाँ पे सटीकता से, तीसरा करा विषय वस्तु की प्रवाह से, चौथा करा कि प्रवाह सटीकता दोनों को ध्यान में रखते हुए। तो राइट आंसर यहाँ पे 18वें का किसके साथ जाएगा? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जाएगा विषय वस्तु की प्रवाह पर कितनी अधिक, कितनी सटीक और कितना अच्छा हो, तो ताकि बालक सीख सके। तो इसका राइट आंसर जितने लोगों ने चौथा दिया है एकदम करेक्ट है। राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे का जाएगा, एकदम करेक्ट होगा। तो जो लोग नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जल्दी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। तो चलिए आज की क्लास के लिए यहीं पे समाप्त की जाती है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बताते हैं कि जो लोग नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, और साथ में शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।